हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस टाइप से मेंडल के लॉ से कुछ अलग इनहेरिटेंस पाई जा रही थी, जिसे हमने वंशानुगति की अन्य पद्धतियां कही। अब इसके बाद हमने फर्स्ट देखा कि अपूर्ण प्रभाविता क्या था, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, और अपूर्ण प्रभाविता के एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि जो हमारा ड्रैगन फ्लावर है, मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock या इवनिंग प्रमरोज भी कहते हैं, इन सभी में एंटीराइनम मेजस आदि में अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है वो है सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। तो सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस में भी यही होता है कि जब हम अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस कराते हैं तो उनके जो कैरेक्टर हैं वो कोई भी एक डोमिनेंस या कोई भी एक रिसेसिव नहीं होता, बल्कि दोनों ही अपना इक्वल इफेक्ट बताते हैं और दोनों ही समानता से अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण जब हमें जो प्रोजेनी मिलती है या जो ऑफस्प्रिंग मिलती है या जो हमारी F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी रहती है, उस पीढ़ी में हमारे लिए इंटरमीडिएट यानी कि उन दोनों की मिक्सअप मिलती है, दोनों के ही कैरेक्टर्स का मिक्सअप मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम रेड पशु यानी कि रेड कैटल और वाइट कैटल के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमारे लिए रॉन कैटल यानी कि चितकबरी पशु मिलते हैं। तो इसमें जब रेड पशु और जब हमने वाइट पशु के बीच क्रॉस कराया, ये मान लीजिए कि हमारा रेड कैटल है और ये हमारा वाइट कैटल है। तो रेड कैटल इसे मान लीजिए मेल है और ये हमारी मेल है, फीमेल है और ये हमारा मेल है। जब इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया तो हमारे लिए जितने भी कैटल्स मिले वो हमारे लिए RR मिले, यानी कि यहाँ पे जो रेड था कैटल और यहाँ पे जो वाइट कैटल था, जब इन दोनों ने क्रॉस किया तो इनकी जो प्रोजेनी बनकर आई या जो F1 जनरेशन आई उसमें जितने भी कैटल्स मिले वो हमारे लिए रॉन या चितकबरी कलर के मिले, रॉन मिले या चितकबरी। तो इस प्रकार से देखा कि ना तो पूरी तरह से RR यानी कि रिसेसिव वाला अपना गुण प्रेजेंट कर पाया और पूरी तरह से ना ही वाइट वाला अपना गुण प्रदर्शित कर पाया, बल्कि दोनों ने ही समानता से, इक्वलिटी से दोनों ने ही जब अपने गुण प्रदर्शित किए तो हमारे लिए दोनों का ही मिक्सअप मिला और दोनों के मिक्सअप में हमारे लिए रॉन कलर के कैटल्स मिले। इस प्रकार से यहाँ पे भी जो मेंडल के प्रभाविता का नियम था वो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि कोई एक कैरेक्टर ने अपने गुण को प्रेजेंट नहीं किया बल्कि दोनों ने ही समानता से अपने गुण दर्शाए। इसके बाद यदि हम अदर्स एग्जाम्पल्स की बात करें जो हमारे मेंडल के लॉ से विचलित होते हैं या वंशानुगति की अन्य पद्धतियाँ होती हैं, उनमें आता है रक्त समूह की वंशानुगति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। आपको पता है कि जो ह्यूमन है या जो हमारा मैमल है उसमें 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिनमें A रक्त समूह होता है, B होता है, O होता है और AB होता है। और आपको पता है कि ये जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं इनको किस प्रकार से पहचाना जाता है। जो हमारी RBC होती है, जो हमारे RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल सेल्स होती है, उस RBC की मेम्ब्रेन पर या उस RBC की झिल्ली पर कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं और इन एंटीजन्स से ही हम पता करते हैं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो A है, B है, O है या AB है। तो ये हमारी RBC की मेम्ब्रेन पर जो एंटीजन था हमने उससे बताया कि आखिर कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब इसके बाद यदि हम बात करें इसको निर्धारित करने वाले कारक की, तो जो हमारे ब्लड ग्रुप्स को निर्धारित करते हैं वो कई प्रकार के एलील्स बनाते हैं, जैसे कि IA और IB। और आपको पता है कि कोई भी जो कारक होता है या कोई भी कैरेक्टर होता है
उसको फिक्स करने या उसको कंट्रोल करने के लिए 2 एलील्स पाए जाते हैं और ये दोनों एलील्स ही इस कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लड की इनहेरिटेंस को देखने के लिए IA और IB कैरेक्टर को लिया और यहाँ पे जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो वो IA और यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो IB भी होंगे और जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो हमारे लिए IA और IB मिलेंगे, यानी कि हमारे लिए जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो AB ब्लड ग्रुप मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो A वाला एलील था और जो B वाला एलील था, इन दोनों एलील्स ने समानता से अपने गुण को प्रदर्शित किया। ना तो A ने B के कैरेक्टर को दबाया, ना B ने A के कैरेक्टर को। तो इस प्रकार से जो हमारे लिए ब्लड ग्रुप मिला वो AB था। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि जो हमारे मेंडल के लॉ से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इसी में जो हमारा थर्ड है वो है सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम जनरली जो हसियाकार आरक्तता कहते हैं। और जो सिकल सेल एनीमिया होती है इसमें सिकल का मीन्स होता है हसिया, सिकल यानी हसिया, और सिकल सेल एनीमिया, इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे जो हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं, यानी कि जो हीमोग्लोबिन हमारे RBCS में पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन HbA होता है और जो एक असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन रहता है वो HbS होता है। तो जब हमारी बॉडी के ब्लड में और RBC में HbA जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, और एक जो एबनॉर्मल यानी कि असामान्य जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो HbS होता है। और जब इन दोनों के बीच वंशानुगति होती है तो HbS और HbS जब होमोजाइगस या समयुग्मजी अवस्था में होते हैं तो प्रभाव नहीं दर्शा पाते, लेकिन जब विषम युग्मजी अवस्था में या हेट्रोजाइगस पोजीशन में होते हैं तो यहाँ पे HbA और HbS हमारे लिए मिलता है। और ये जो HbA है और HbS है, इसके कारण जो हमारे RBCS होते हैं या जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो RBCS होती है, मान लीजिए हमारा ब्लड का मॉलिक्यूल है और इसमें जो RBCS है ये RBCS सामान्यतः गोलाकार होती है, यानी कि राउंडेड होती हैं। ये हमारी RBCS है, ये सामान्यतः जो है वो गोलाकार होती हैं। लेकिन जब असामान्य प्रकार का जो हीमोग्लोबिन है HbS है, जब ये हीमोग्लोबिन अपना प्रभाव बताता है तो गोल होने के साथ साथ हमारी RBC हंसिए के आकार की हो जाती है और इस हंसिएकार RBC के कारण ऑक्सीजन वहन करने की, यानी कि ऑक्सीजन को कैरियर करने की, जो हमारे पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजन भेजती है, सर्कुलेट करती है, उस हीमोग्लोबिन की दक्षता या इफिशियंसी कम हो जाती है। और इस एफिशिएंसी के कम होने के कारण जो हमारा ब्लड होता है उसमें RBCS की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। और RBCS की जब संख्या कम होती है तो हमारे लिए एनीमिया जैसी एक भयानक डिसीजेस हो जाती है। और ये जो बीमारी होती है ये इतनी ज़्यादा घातक होती है कि यदि ये अपने चरम सीमा पर जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और जितना भी ब्लड है वो पूरा ब्लड खराब हो सकता है। तो देखा कि यदि सहप्रभाविता कहीं कहीं हमारे लिए प्रॉफिट दे रही थी कि हमारे लिए रेड और वाइट कैटल्स में रॉन कैटल्स मिले, एक नई किस्म, नई वैरायटी मिली, लेकिन कहीं कहीं जो सहप्रभाविता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी RBCS में जो सहप्रभाविता हीमोग्लोबिन्स में पाई जाती है उसके कारण हमारा जो ब्लड है या जो RBC है वो सिकल जैसी हो जाती है और हमारा ब्लड खराब हो जाता है। इसके बाद कई अदर्स एग्जाम्पल और हैं जो हमारे मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, और इनमें जो एक और है वो है
बहुविकल्पिता, जिसे हम मल्टीपल एलिलिज्म भी कहते हैं। इस मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है कि जब आपको पता है हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो लंबाई का हो, कलर का हो, किसी भी चीज़ का, स्किन के कलर का कैरेक्टर हो, वो हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करने का जो वर्क रहता है, फंक्शन रहता है, वो एलील्स का होता है। और किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो एलील्स होते हैं उनके दो रूप पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक कैरेक्टर है, उसको दो या दो से ज़्यादा एलील्स कंट्रोल करते हैं या उसको डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से ये कैरेक्टर बनेगा। तो जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक एलील्स किसी एक कैरेक्टर के लिए डिसाइड करते हैं, तो इस प्रकार की जो इनहेरिटेंस या वंशानुगति होती है उसे हम बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉफी इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारी बहुविकल्पिता यानी कि बहुत सारे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हमारा बहुप्रभाविता में क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल के लिए ड्रैगन फ्लावर है, ड्रैगन या जो हमारी ड्रोसोफिला मक्खी है, या जिसे हम फ्रूट फ्लाई मक्खी भी कहते हैं, ड्रोसोफिला या इसे हम फ्रूट फ्लाई मक्खी भी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई मक्खी कहते हैं। तो जब इस ड्रोसोफिला में जो हमारी आँख के ड्रोसोफिला में जो आँख पाई जाती है, उस आँख को निर्धारित करने वाले जो जीन होते हैं, वो जीन आँख के कलर को तो इफ़ेक्ट करते ही हैं कि उसको भी डिसाइड करेंगे, साथ ही वह उसमें जो फीमेल होती है ड्रोसोफिला की एक प्रजाति, उस फीमेल में स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन्स यानी कि जो हमारे स्पर्म को स्टोरेज करने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को भी कंट्रोल करती है। यानी कि एक जीन एक लक्षण को ही निर्धारित करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक जीन ने बहुत सारे लक्षण्स को कंट्रोल किया, जैसे कि उसी में आँख के कलर को भी डिसाइड किया, उसमें स्पर्म स्टोरेज जो ऑर्गन्स थे उनको भी इफ़ेक्ट किया, और ऐसे बहुत सारे वर्क उसने किए। तो जब एक जीन बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो इसी जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी के लिए हम बहु प्रभाविता या प्लियोट्रॉफी इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये सब हमारे मेंडल के नियम से विचलन थे कि किस प्रकार से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट और हमारी जो मल्टीपल एलिलिज्म है और जो ब्लड ग्रुप की वंशानुगति है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सब किस प्रकार से हमारे मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, और यहाँ पे जो मेंडल हैं उनके जो लॉ हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता कि जो मेंडल के नियम है वो किसी भी काम के नहीं हैं। यदि हम बात करें तो अभी भी फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं यानी अनुवांशिकी के जो पिता हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स अभी भी मेंडल को ही कहा जाता है, क्योंकि दो तीन जो लक्षण हैं उनके मेंडल बात को फॉलो ना करने से ऐसा नहीं है कि उनके नियम फेल हो गए हैं, अभी भी उनके लॉ उतने ही सक्सेसफुल हैं। तो इस प्रकार से फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे मेंडल हैं। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या फादर ऑफ प्रैक्टिकली जेनेटिक्स यानी प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो जो हमारे फादर ऑफ प्रैक्टिकली जेनेटिक्स है, प्रैक्टिकली जेनेटिक्स, वो हमारे मॉर्गन, T.H. मॉर्गन है, T.H. मॉर्गन है।
ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने आगे चलकर ड्रोसोफिला, जिसे अभी बताया कि जिसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उस ड्रोसोफिला में सहलग्नता की खोज की, यानी लिंकेज की खोज की। इस कारण फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को और फादर ऑफ प्रैक्टिकल जेनेटिक्स जो है वो टी.एच. मॉर्गन को